तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग सेकंड शिफ्ट के पूछे गए एग्जाम। ठीक है, अब देखिए, किन्हीं का सीरीज ए हो सकता है, किन्हीं का बी, किन्हीं का सी या किन्हीं का डी। क्वेश्चन सेम है, बस इधर उधर करके 100 क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन 100 के 100 सेम हैं, बस क्वेश्चन इधर उधर है, तो आपको क्वेश्चन मैच करना है। ठीक है, और आज बोलिएगा वीडियो तो आज काफ़ी लेट से लाएँ, क्या कारण है? तो देखिए, आज मैं जंगल चला गया था, घर का कुछ काम था। ठीक है, तो ये देखिए जंगल, और ये लोग यहाँ पे लकड़ी ले आ रहे हैं, देख रहे हैं आपको, छोटा छोटा। चलिए, और ये सब महुआ का पेड़ है, ठीक है, जिससे दारू बनता है, दारू। तो चलिए, दिमाग ख़राब कर दिया। देखिए, इस पे मैं 2 घंटा मेहनत किया हूँ आंसर निकालने पे ऊपर, और इनमें से कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं निकाल पाया। पहले तो एक बार रेडी कर लिया वीडियो, फिर कुछ क्वेश्चन मिक्स हो गया था दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो फिर अलग करना पड़ा। यार बहुत दिमाग ख़राब किया, सच बता रहा हूँ। खाना नहीं खाया हूँ इसके चलते अभी तक। आज मेरा अपनी माँ से मैं डांट भी सुना हूँ अभी तक। चलिए देख लेते हैं, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और एनपीयू वाले जितने भी हैं, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी वाले, उन सब को काम देगा, क्योंकि ये रांची यूनिवर्सिटी का पूछा गया पेपर है, और रांची यूनिवर्सिटी का ही सेम टू सेम सिलेबस एनपीयू में है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन मैच कीजिएगा, मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन, लगभग 6-7 क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैं उसे भी नहीं निकाल पाया हूँ। ठीक है, बाकी 92-93 क्वेश्चन का आंसर मालूम है। चलिए, पहला है माध्य और माध्यिका क्रमशः 4 और 12 द्वारा दिए गए हैं, फिर मोड क्या है? मोड मतलब बहुलक पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला पे अभी नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली बता देता हूँ फिर भी एक बार। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य, ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इस तरह से फार्मूला होता है। इसका निकाल लीजिएगा, 28 राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए 28। ठीक है, आप लोग मैच करते चलिएगा, जो भी शिफ्ट हो खोज लीजिएगा 28 कहाँ पे है, ए नंबर ऑप्शन में, और जाकर टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा छद्म कोड की भाषा कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो छद्म कोड की भाषा जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड नहीं है? तो स्टार एक कीवर्ड नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि छद्म कोड में पदानुक्रम दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो छद्म कोड में पदानुक्रम को दिखाने के लिए इंडिपेंडेंट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किसको फैलाव का माप नहीं माना जाता है? ठीक है, तो फैलाव का माप किसको नहीं माना जाता है? बहुलक को फैलाव का माप नहीं माना जाता है, जिसको मोड बोला जाता है इंग्लिश में। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि आवृत्तियों का योग 30 है, तो अवलोकन में x का मान x 5 6 1 2 क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विचरण का न्यूनतम मान हो सकता है? तो विचरण यानी कि वेरिएंस का न्यूनतम मान हो सकता है हमारा 0, 0 से कम नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संचयी आवृत्ति वक्र भी कहा जाता है, तो किसको संचयी आवृत्ति वक्र कहा जाता है? देखिए, ऑगिव को जो है संचयी आवृत्ति वक्र भी कहा जाता है, ऑगिव। नेक्स्ट है हमारा कि वेरिएशन या वेरिएंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था वेरिएंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले? तो R.A. फिशर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक एल्गोरिदम का वर्णन करती है? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक एल्गोरिदम का प्रयोग करती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एल्गोरिदम के क्या फ़ायदे हैं? तो ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं पर लगे प्रतिबंधों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? रैखिक पर, तो इनको कहा जाता है दोस्तों बाधा। ठीक है, एंड कॉन्स्ट्रेंट। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि निर्णय के मूल्यों का एक सेट जो LPP की रैखिक बाधाओं और गैर नकारात्मक स्थितियों को संतुष्ट करता है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है फेशियल सैल्यूटेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है फेशियल सैल्यूटेशन। नेक्स्ट है हमारा कि डेटा, ये डेटा दे दिया गया है, इसका मानक विचलन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि डेटा के
एक निश्चित सेट का माध्य 16 है और विचरण 4 है तो इसका विचरण गुणांक कितना होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12.5। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। ये है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचरण क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि आवृत्ति वितरण का माध्य 100 है और भिन्नता का गुणांक 45% है तो भिन्नता का मान क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 ही होगा। अगर यहाँ पे 30% होता तो 30 ही होता। 18 नंबर को भी स्किप करूँगा मैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि तीसरे चतुर्थांश का मान ज्ञात कीजिए जब पहला चतुर्थांश 104 और चतुर्थ विचरण जो है हमारा 8 है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 120। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आंकड़ों का प्रसरण क्या है। वेरिएंस पूछा गया है यहाँ पे 20 नंबर में और इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डेटा का मोड और माध्य 6K और 12K, तो डेटा का माध्य कितना होगा। ठीक है, डेटा का माध्य कितना होगा, राइट आंसर हो जाएगा 10K। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा फिर पूछा गया है कि डेटा का माध्य आपका दे दिया गया है। ठीक है, तो डेटा का माध्य है, सॉरी इसका माध्य कितना निकलेगा वो चीज़ सिंपली पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डेटा का माध्य, फिर इसका भी माध्य निकालना है। तो नेक्स्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पूछा गया है द मीन ऑफ अ टेबल, यानी कि एक तालिका का माध्य 20 है और मानक विचलन 5 है तो भिन्नता का गुणांक कीजिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है 25 नंबर। इसमें पूछा गया है कि एक बल्लेबाज द्वारा 5 वनडे मैचों में बनाए गए रन 31, 97, 112, 63 और 12 है। मानक विचलन इसका क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मानक विचलन। देखिए जब इसका मानक विचलन मैंने निकाला तो यार 37.9 आ रहा है, जो कि यहाँ पर भी कहीं पर भी नहीं है, तो इसको भी हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। ठीक है, तो किसके रूप में लेबल किया जाता है, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 के रूप में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा दृश्यांक विधि है। ठीक है, तो डेटा दृश्यांक विधि इनमें से कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाई चार्ट, बार चार्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा दृश्यांकन में हमें क्या करते हैं। ठीक है, तो डेटा दृश्यांकन में हम जो है क्लीन डेटा देते हैं, एक डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को ग्राफिक्स में प्रस्तुत करते हैं। देखिए ये हमें इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि ये सभी हम करते हैं, लेकिन हमारा जो ये है कि डेटाबेस में संग्रहित डेटा को स्टोर करना, क्लीन करना, ठीक है, ये भी हमारा आता है, कलेक्टेड भी आता है। और बी नंबर मुझे लगता है ये इसका सही होगा क्योंकि डेटा को ग्राफिक्स रूप में प्रस्तुत करें ये नहीं होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है 28 नंबर में। नेक्स्ट है हमारा कि डेटा दृश्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि डेटा को सुलभ और समझने योग्य बनाना, टू मेक मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा दृश्यांक में उपयोग किया जाने वाला सामान्य दृश्य तत्व नहीं है। ठीक है, राइट आंसर 30 और 31 का हम स्किप करेंगे। देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बाउंस कर जाएगा यार, बनेगा ही नहीं, चाहे आप मोबाइल से खोजिए, चाहे इंटरनेट से, चाहे दिमाग से, जब तक से आप इसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कीजिएगा तब तक से नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। अगला हमारा दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध दिखाने के लिए आमतौर पर किस डेटा दृश्यांकन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कैटर प्लॉट का उपयोग किया जाता है। 33 नंबर देख लीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे संख्यात्मक चर का विवरण दिखाते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इफ़ पी ए इज इक्वल टू 7/11, पी बी इज इक्वल टू 6/11 एंड पी यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है सेम चीज़ कि इफ़ पी ए इज इक्वल टू 1/5, पी बी इज इक्वल टू 0, देयर विल बी द वैल्यू ऑफ पी ए बी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्हाट
इसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि समग्र रूप से विभिन्न श्रेणियों के अनुपात की तुलना करने के लिए किस प्रकार का डेटा का दृश्यांक उपयुक्त है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बार चार्ट या बार ग्राफ। 37 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच डाटा विजुअलाइजेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर शोइंग द correlation between two numerical variation with a line in कहाँ गया इंडिकेटिंग द ट्रेंड। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कैटर प्लॉट। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए आप इसको निकाल लीजिए, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कार्ड यानी कि ताश, ठीक है, एक कार्ड निकालने के लिए अच्छी तरह से फेंटे गए 52 कार्डों के डेक का उपयोग किया गया। ठीक है, और लाल सूट वाला राजा निकाला गया। तो देखिए लाल 2 गो होता है, काला 2 गो होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/26। ठीक है, 2/52 को काटिएगा तो 1/26 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया जो एक अवलोकन योग्य परिणाम उत्पन्न करती है जिसकी पहले से पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यादृच्छिक, यानी कि रेंडमली जब हम लोग यूज करते हैं, रेंडमली एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संभावनाओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वेन आरेख में घटनाओं के नमूना स्थान को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो कैसे दर्शाया जाता है नमूना स्थान को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल, यानी कि आयत के द्वारा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि सही उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना x/12 है और सही उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना 2/3 है। ठीक है, नहीं लगाने की संभावना, तो x का मूल्यांकन क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि इफ़ PA = 5/13, PB = 7/13 एंड PAB 3/13। ठीक है, तो वैल्यू पूछा गया है PAB का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3/7। आगे है हमारा कि घटना A की पूरक प्रतिनिधित्व क्या है। यार सच बताओ, भूख से ना बहुत डेंजर में ग्रसित हो गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, और फिर रात हो जाने के बाद फिर खाना भी खाने का मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चलेगा, बस काम नहीं रुकना चाहिए। घटना ए की पूरक घटना का प्रतिनिधित्व क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, S-A। आगे देख लेते हैं 45 नंबर, और इसमें हमारा पूछा गया है कि यदि ए और बी तो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए और बी में से कम एक घटित होने की प्रायिकता इस प्रकार दी जाती है। तो किस प्रकार दी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 - PAB। ठीक है, ये बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि इफ़ E एंड F आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इवेंट देन, तो जो घटनाएं होंगी वह कैसी होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आई कांट फाइंड इट, इसको स्किप करते हैं। ये सभी जो देख रहे हैं ना, ये सभी आपका इंटरमीडिएट BSc का क्वेश्चन है, साइंस का। ठीक है, जो लोग मैथ लेके पढ़ते हैं उनके लिए। तो कहाँ से बनेगा, सिंपल सी बात है, जो लोग आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं उसमें भी बायोलॉजी वाले बच्चे को भी नहीं बनेगा, मैथ में भी उनका बनेगा जो अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विभिन्न श्रेणियों में मूल्यों की तुलना करने के लिए आमतौर पर किस डेटा दृश्यांक का उपयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बार चार्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कई श्रेणियों में मूल्यों की तुलना करने और समय के साथ रुझान दिखाने के लिए आमतौर पर किस डेटा दृश्यांक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यह देखते हुए कि E और F ऐसी घटनाएं हैं कि PE = 0.5 और PF = 0.4। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि PF 0.3, तो PFE का मान कितना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना होगा देख लीजिए, इसको फाइंड आउट नहीं किए हैं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इसमें पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब मैं डायरेक्टली आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अगर लंबा रहेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। प्रकीर्णन की माप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ हैं? तो 51 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन की माप के अंतर्गत हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि मानक विचलन की गणना करते समय विचलन केवल डैश से लिया जाता है। तो विचलन केवल कहाँ से लिया जाता है? श्रृंखला के मान से, ठीक है, माध्य मान से। नेक्स्ट है हमारा कि शून्य प्रायिकता वाली घटना कहलाती है। तो शून्य प्रायिकता वाली घटना कौन सी कहलाती है? असंभव घटनाएं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। जैसे कि आप बोल देंगे कि आप जो है अभी परी बन जाइए, ठीक है, पापा की परी चलिए, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, मतलब परी बन सकते हैं। या फिर आपको बोल देंगे चलो आप क्या बन जाइएगा? सोनपरी, सोनपरा, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग बोलेंगे असंभव घटनाएं। नेक्स्ट है हमारा कि पी इज इक्वल टू 0.7, तो पी ई नहीं का मान क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.3, यानी कि 1 में माइनस कीजिएगा 0.7 को। तो नेक्स्ट है हमारा यदि एक पासा फेंका जाए तो सम संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 1/2, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो योग को 5 आने की प्रायिकता होता है 1/9। क्या होता है? 1/9। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 3 सिक्के उछालने पर 3 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, 3 को सिक्का उछाला जाता है और 3 को पट आने की प्रायिकता क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/8। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि 2 पासे, कितना पासा? 2 पासा, यदि 2 पासे फेंके जाएं तो योग को भाज्य संख्या के रूप में प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो भाज्य संख्या के रूप में प्राप्त करने की प्रायिकता हमारा है ऑप्शन बी 7/12। ठीक है, क्या है? 7/12। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यदि गेम हारने की प्रायिकता, यदि गेम को हारने की प्रायिकता 0.13 है तो जीतने की संभावना क्या होगी? ठीक है, तो जीतने की संभावना हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जीतने की संभावना 0.87। नेक्स्ट है हमारा यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 4n/6 है तो n का मान क्या होगा? ठीक है, तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा? 4n/6 है, निकाल लीजिए इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यदि a फिर है कोमा a+2 फिर है कोमा a+4 a+8 a+11 का माध्य 10 है तो a बराबर कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ पूछ लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी दिए गए अवलोकन का वर्ग अंतराल 5 से 10 है तो इसका अंतराल वर्ग चिन्ह होगा, कितना होगा? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7.5। नेक्स्ट है हमारा कि 52 पत्तों की गड्डी, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल सूट का इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/26। एक ही क्वेश्चन को 3 बार 4 बार रिपीट कर देता है इन लोग। नेक्स्ट है हमारा कि मान लीजिए संख्याएं -2 -1 0 1 2 में से एक संख्या चुनी जाती है, x² बड़ा है 1 की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो इसका 3/5 प्रायिकता हो जाएगा। 65 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी संभावना अस्तित्व में नहीं हो सकती? ठीक है, तो इनमें से कौन सी संभावना अस्तित्व में नहीं हो सकती? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5/2। नेक्स्ट है हमारा निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 1 होती है एक निश्चित घटना की प्रायिकता। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि एक घटना घटित होती है तो दूसरी घटना घटित नहीं हो सकती, अर्थात जो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो इन घटनाओं को हम लोग करते हैं परस्पर अनन्य घटनाएं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानक विचलन का, चलिए, मानक विचलन का संख्यात्मक मान कभी भी डैश नहीं हो सकता। तो मानक विचलन का संख्यात्मक मान कभी भी 0 से नीचे नहीं हो सकता, यानी कि नकारात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है लेकिन 0 से नीचे नहीं हो सकता, यानी कि नकारात्मक। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन यह हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 90 अवलोकनों के एक सेट का मानक विचलन 105 है, यदि प्रत्येक अवलोकन का मान 9 है तो 9 से कम हो जाता है तो इन अवलोकनों का नया मानक विचलन क्या होगा? ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा 105। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया 70 नंबर कि निम्नलिखित में से प्रसरण का कौन सा माप ऋणात्मक मान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो प्रसरण का कौन सा माप ऋणात्मक मान प्रदान कर सकता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 71 और 2 नंबर को हम स्किप करेंगे, 73 से शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया है कि डेटा का माध्य क्या होगा, इसका सिंपल ही मीन निकालना था। ठीक है, हमारा 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बहुलक और माध्य क्रमशः 5 और 6 दिए गए हैं, तो माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो माध्यिका जो हमारा हो जाएगा 13/7 हो जाएगा, सॉरी 17/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि डेटा 11, 12, 14, 17, 20, 27 का माध्यक क्या होगा। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी संख्या का माध्य 18 है तो नमूना वितरण क्या होगा। ठीक है, तो नमूना वितरण हमारा 18 हो जाएगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा, फ्लो चार्ट के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लो चार्ट आरंभ या अंत में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट के आरंभ या अंतिम में हम लोग जो है टर्मिनल बॉक्स का यूज करते हैं। अगला है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि समस्या समाधान तकनीक में शामिल है, तो कौन शामिल है समस्या समाधान तकनीक में, इनमें से सभी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक अचर संख्या x का माध्य क्या होगा, तो x का माध्य यदि हम लोग करेंगे, ठीक है, अचर संख्या, तो x/1 यानी कि x, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि डेटा 1393 के ज्यामितीय माध्य की गणना करें। ठीक है, और इसका ज्यामितीय माध्य 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए डेटा सेट का प्रसारण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3, 9, 5, 6, 7 इसका प्रसारण यानी कि वेरिएंस पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे देख लेते हैं। हमारा पूछा गया है कि दर्शाया गया डेटा क्षेत्र क्या है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट में आएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का वस्तुनिष्ठ कार्य क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एक काम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिछली घटना या परिणाम के घटित होने के आधार पर किसी घटना या परिणाम के घटित होने की प्रायिकता क्या कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सशर्त संभाव्यता। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी यादृच्छिक प्रयोग के संभावित परिणामों का संग्रह या समूह क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग सैंपल स्पेस। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 5x + 4y। ठीक है, सब्जेक्टेड टू, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंस्ट्रेंटेड x + y बड़ा है, जो भी है यार, ठीक है, बड़ा है या फिर बराबर है 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिमम, क्या बताएं, बड़ा दिक्कत है यार, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 आएगा मैक्सिमम मान, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 14 हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि उद्देश्य फलन का इष्टतम मान निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है उद्देश्य फलन का इष्टतम मान, तो ये हो जाएगा कि संभाव्य क्षेत्र के कोने बिंदु पर। आगे देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम हो जाएगा। ये लालची काट दीजिए, लालची इसका यहाँ पे गलत ट्रांसलेट हो गया है, लालची एल्गोरिथम होगा, यानी कि ग्रीडी एल्गोरिथम होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है 90 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्रिम के एल्गोरिथम में न्यूनतम स्पेलिंग ट्री खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग किस विधि का यूज करेंगे, हम लोग जो विधि यूज करेंगे उसको बोलेंगे ग्रीडी। ठीक है, ग्रीडी मेथड। नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि किसी कार्य को प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पूरा करने के लिए सुनिर्धारित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया 92 नंबर में कि बिना कोड वाला चार्ट जिसमें केवल फंक्शन फ्लो होता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 92 का। यार क्या बताऊँ, अजीब लग रहा है थोड़ा सा, मतलब लगातार 4-5 घंटा से बैठिएगा ना पढ़ने तो ऐसा ही होता है थोड़ा सा ना। चलिए बस जल्दी से हो गया, उसके बाद आप लोग का अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारा एल्गोरिदम के नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और शाखाओं को प्रदर्शित करना कठिन होता है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मूल रूप से एक एल्गोरिदम है जिसे सरल भाषा में लिखी गई टिप्पणियों और व्याख्यात्मक पाठ का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 94, तो इसमें हम लोग बोलेंगे सूडो कोड। ठीक है, यानी कि छद्म कोड। नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि फ्लो चार्ट में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट जो होता है दोस्तों, इसमें आपका ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल और विजुअल दोनों होता है। ठीक है, 96 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि फ्लो चार्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है फ्लो चार्ट का उपयोग करके। ठीक है, तो फ्लो चार्ट का हम लोग यूज करके बना सकते हैं ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 97 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का दृश्य प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि छद्म कोड जो कोड का शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ निकालना मुझे तो थोड़ा सा कठिन लगता है, बट यहाँ पे हमारा हो जाएगा अस्थायी कोड है। ठीक है, टेम्पोररी कोड। 99 नंबर क्वेश्चन की एक्सेल में जब भी हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो किससे शुरू करते हैं, तो == से शुरू करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन। MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम एक पंक्ति के प्रतिच्छेदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जानते हैं इसको, जानते हैं हम लोग सेल के रूप में। ठीक है, यहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि मान लीजिए आप में से किसी का एग्ज़ाम में मैच किए, तो किसी का आ रहा है 55 नंबर। ठीक है, तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि 55 में 5 नंबर कम भी आ सकता है, 5 नंबर ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 50 से 60 के बीच में होगा। तो जो भी आपका मार्क्स आएगा, किसी का 65 आ रहा है तो सोच लीजिए कि 60 से 70 के बीच में आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है गलती भी हो सकते हैं, मैथ है। और यहाँ पे डायरेक्टली मतलब ऐसा मैथ पूछा है ना कि थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। और आज वीडियो लेट आने का कारण यही था, मैं थोड़ा जंगल चला गया था घूमने के लिए, अपना स्प्लेंडर लेके। घूमने नहीं गया था यार, काम था, बहुत ज़्यादा काम था। ठीक है, मोटा लकड़ी लाना था। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ थे। और नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम है ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, उस पर आप फोकस कीजिए। उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसको देखिए। और प्रीवियस ईयर को स्पेशली देखिए, ग्लोबल सिटीजनशिप में आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएगा। और कल सुबह फिर से मैं नया वीडियो लाना शुरू कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको PDF चाहिए, PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब सो जाइए, आज आराम से सोइए, कल फिर से पढ़ाई शुरू।